हाय एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यह जो टॉपिक है इसका हम लोग लगभग 4 लेक्चर प्रोवाइड करवा चुके हैं। यह 5वां लेक्चर है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताया था कि कार्बन कैसे बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन लगभग 50 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके बारे में हमने कहा था कि अलग अलग जगह पे इसका जो कार्बन का कंपाउंड बनाने का जो मात्रा है अलग अलग किताब अलग अलग तरीक़ा से लिखता है, जिसके बारे में हम कहे थे कि जो भारती भवन की बुक है वह लगभग 2 करोड़ 25 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन के बारे में बताता है कि कार्बन 2 करोड़ 25 लाख कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यदि हम बात करें तो अभी तक हमने यह बताया कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन का अपरूप के बारे में यानी एलोट्रॉप्स के बारे में बात किए थे। कार्बन ब्रांच चेन बनाता है, ओपन चेन बनाता है, किस तरह का चेन बनाता है इसके बारे में हम बात किए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ से कि ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड है, इसका चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर के नाम से ही यह मालूम चल रहा है कि कार्बन और उससे बना हुआ कंपाउंड के बारे में इसमें पढ़ना है। तो कार्बन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को आखिर नाम क्या देते हैं? तो कार्बन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड का नाम क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि आज से पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में लोगों ने सुना होगा या जब जाना होगा तो उसका क्या अवधारणा रही होगी, क्या उसके बारे में लोगों ने बताया होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड शुरुआत में लोगों का यह अवधारणा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसका फॉर्मेशन सिर्फ लिविंग बॉडी के डीकम्पोजिशन से होता है। कैसे होता है? लिविंग बॉडीज के डीकम्पोजिशन यानी लिविंग बॉडी से होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? द कंपाउंड which were derived from living bodies क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। यानी जो भी लिविंग बॉडी से प्राप्त होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं। यह लोगों का पहले अवधारणा था या फिर कहो कि मानना था। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था जे बर्जीलियस साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के संदर्भ में एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी 1815 ईस्वी में आपको जे बर्जीलियस ने दिया था। जे बर्जीलियस ने दिया था। हो सकता है मीनिंग में कहीं गलत हो, लेकिन वह उसका मायने नहीं है। आप मिला सकते हैं कहीं से भी इसका मीनिंग। हाँ, समझते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनका मानना था, जे बर्जीलियस का मानना था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लिविंग बॉडीज़ के डीकम्पोजिशन के फलस्वरूप होता है। लिविंग बॉडीज़ कहने का मतलब कि एनिमल हो गया, मैन हो गया, प्लांट्स हो गए, इस सब के डीकम्पोजिशन के फलस्वरूप यानी सड़ने गलने के परिणाम स्वरूप जिस
कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और उसका मानना था कि इसका जो फॉर्मेशन होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स, ये बाह्य शक्ति के कारण इसका फॉर्मेशन होता है। और उसका यह भी मानना था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक मटेरियल की सहायता से लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है। और उसी को उन्होंने क्या कहा, वाइटल फोर्स थ्योरी कहा। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या था, फिर से समझ लेते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी को जे बर्जेलियस ने 1815 ईस्वी में दिया। उसका मानना यह था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लिविंग बॉडीज़ यानी कि मैन, एनिमल, प्लांट्स के डीकम्पोजिशन के फलस्वरूप होता है। और इसका निर्माण कभी भी हम लोग लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक मटेरियल की सहायता से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका यह मानना बहुत दिन तक नहीं चला। लगभग 12-15 वर्ष तक यह मानना था कि लिविंग बॉडीज के डिकम्पोजिशन से होता है। लेकिन उनका जो यह मानना था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से नहीं किया जा सकता है, इस बात को एक वैज्ञानिक वोहलर ने 1828 ईस्वी में गलत कर दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी according to this theory he stated that organic compound can only prepared by living bodies or organism कहने का मतलब कि लाइफ, but it cannot prepared by inorganic compounds, in laboratory। बट इसका मानना 1828 में वोहलर ने एक साइडबैक दिया। वोहलर ने कब दिया, 1828 ईस्वी में एक साइडबैक दिया। फर्स्ट ब्लो ऑफ दिस थ्योरी। क्या उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक मटेरियल से किया जा सकता है। और उन्होंने अमोनियम साइनाइड NH4CnO को प्रोलॉन्ग्ड हीट किया। प्रोलॉन्ग्ड हीट किया और बना दिया NH2CONH2। यानी यह अमोनियम साइनेट जो था वह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। और यह बना यूरिया, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हम लोग समझ गए कि वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जेलियस ने क्या बताया था। इसका मानना था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लिविंग बॉडीज से ही होता है, लिविंग बॉडीज के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कभी भी लेबोरेटरी में हम इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से नहीं कर सकते हैं। लेकिन वोहलर ने 1828 ईस्वी में इसका जो वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको काट दिया और कहा क्या
कि नहीं भाई, अमोनियम साइनेट को यदि काफ़ी देर तक हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हम लोग NH2CO NH2 यानी कि यूरिया की प्राप्ति करते हैं, और यह एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो यह था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन दो तरीका से हो रहा है, एक तो लिविंग बॉडीज के डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप और एक कि इनऑर्गेनिक मटेरियल के हेल्प से। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। देखो अब कितने टाइप के होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानने से पहले हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ही है, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या, इसका नाम ही दिख रहा है क्या कि हाइड्रोजन प्लस कार्बन से यह मिल करके बना हुआ है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो तरह के मटेरियल से मिल करके बना हुआ है, दो तरह के शब्द से मिल करके बना हुआ है, हाइड्रोजन एवं कार्बन से। तो यह हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन समझ लो। हाइड्रोकार्बन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड which entirely consisting entirely हाइड्रोजन एंड कार्बन। यह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और एक होता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके बारे में क्या कहा जाता है कि द हाइड्रोकार्बन इन विच नो क्लोज्ड चेन और साइकिल इज प्रेजेंट। क्या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, और क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, द हाइड्रोकार्बन इन विच साइकिल और क्लोज्ड चेन्स आर प्रेजेंट। क्लोज्ड चेन और साइकिल्स are the hydrocarbon in which closed chain cycle are not present। यह क्या है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग समझ गए कि एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं हो, वह ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, जिसमें साइकिल प्रेजेंट होता है, वह क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है। अब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरीका का होता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दो तरीका का होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। फर्स्ट बात कर रहे हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यह एक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यह एक ऐसा हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द हाइड्रोकार्बन in which single bonds are present between carbon atoms क्या कहलाता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अब देख रहे हैं क्या कि अल्केन जो है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, आपका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, जहाँ पे n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन है। ज़रा समझते हैं कि अल्केन का मतलब क्या है। अल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और n का मतलब होता है आपका सिंगल बॉन्ड, यानी कितना भी नंबर ऑफ कार्बन हो सभी क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे। वैसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? अल्केन कहलाता है। और अल्केन के बारे में जानने से पहले हम लोग को कुछ वर्ड रूट के बारे में जानना होगा। यह वर्ड रूट आखिर होता क्या है? हम लोग वर्ड रूट जानते हैं। वर्ड रूट तो यह अपना वर्ड रूट है। वर्ड रूट में हम देखें क्या कि जिसमें एक कार्बन होगा, जहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे मीथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट्स, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन, 10 कार्बन को डेक, 11 कार्बन को अनडेक, 12 कार्बन को डोडेक, 13 कार्बन को ट्राइडेक, 14 कार्बन को टेट्राडेक, 15 कार्बन को पेंटाडेक, 16 कार्बन को हेक्साडेक, 17 कार्बन को हेप्टाडेक, 18 कार्बन को ऑक्टाडेक और 19 कार्बन को ननडेक, 20 कार्बन को आइकोस। यह सब कुछ वर्ड रूट है जिसका प्रयोग करके हम लोग अल्केन में कौन कौन सा कंपाउंड बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझे? तो इसके हेल्प से हम लोग अल्केन में बनने वाले कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। यह वैसा ही है जैसे कि किसी आदमी का नाम श्याम राम, जैसे मेरा नाम अंबुज है, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे टाइटल लगता है। जैसे अंबुज के साथ लास्ट में क्या लगाया है? यादव, तो अंबुज यादव हो जाए। और उसके जितने भी फैमिली हैं उस सब फैमिली का लास्ट का सरनेम क्या रहेगा? यादव ही रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि जो भी कार्बन है, आपको जो कार्बन दिख रहा है और कितना? एक कार्बन है, तो एक कार्बन उसको में मीथ लगेगा। और कौन सा फैमिली का मेंबर है? अल्केन का। तो यह जो लास्ट वाला सरनेम है उसमें जुड़ जाएगा। इस सरनेम को कहते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या लगेगा? ANE, यानी मीथ के साथ क्या लगेगा? ANE, मीथेन। एक कार्बन जहाँ पे भी प्रेजेंट होगा उसमें मीथ के साथ ANE जुटेगा, मीथेन।
2 कार्बन होगा तो ईथ के साथ जुटेगा इथेन, 3 कार्बन होगा प्रोपेन। तो हम प्रॉपरली इसको देखते हैं कि किस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर लिख रहे हैं, इसका नामकरण कर रहे हैं कंपाउंड का, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, जिसको N से डिनोट करते हैं। फिर जनरल